5वां दिन है आज और इसमें हमने अब तक जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कल तक उसको और इसमें एक फास्टिंग वाला टॉपिक एक रह गया था, उसको आज कवर करेंगे। तो कल हमने बात की थी मिट्टी चिकित्सा मिट्टी चिकित्सा और परसों जल चिकित्सा पे बात की थी। मिट्टी चिकित्सा के बारे में कल हम जो बात कर रहे थे उसको थोड़ा-सा आगे बढ़ाएँगे, उसके बाद हम फास्टिंग थेरेपी पे आएँगे। कल जो मैंने आपको बताया था और दिखाए भी थे कुछ चीज़ें कि कैसे मिट्टी को हम प्रयोग करते हैं और मिट्टी के कल मैंने प्रकार बताए थे आपको, कई प्रकार होते हैं, कई तरह की मिट्टियाँ होती हैं और उनके इफ़ेक्ट भी अलग-अलग होते हैं। उसमें कुछ मिक्सचर्स बनाए जाते हैं, उनके उस तरह से उसको प्रयोग करते हैं और जो टेक्निक्स आती हैं इसकी मिट्टी चिकित्सा की, उसमें आपको कल बताया था कि विभिन्न प्रकार की पट्टियों का प्रयोग किया जाता है और उसके अलावा जो फुल बॉडी मड पैक है उसका प्रयोग किया जाता है। उसमें एक चीज़ और मैं कल बता रही थी आपको कि जिसको कि पंख स्नान कहते हैं, कीचड़ स्नान के नाम से उसको जानते हैं, तो उसको भी प्रयोग किया जाता है नेचुरोपैथी में, जो मैंने कल कहा था आपको कि एक तरह का गड्ढा खेत में बना करके और फिर उसमें वैसे नॉर्मल भी कर सकते हैं, बहुत से लोग सूखे भी खेत सूखी मिट्टी को हटा करके फिर सूखी मिट्टी में भी लेट जाते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसके साथ-साथ में आपके जैसे नॉर्मल एक गड्ढा बनाया जाता है, 1 डेढ़ फीट का ज़्यादा गहरा नहीं होता, लंबाई में ज़्यादा होगा जैसे क्योंकि लेटना होता है उसमें। 2-3 फीट गहरा जैसे गड्ढा बनाया, उसको लंबा 6 फीट बराबर लंबाई में लेकर के और उसमें सिर वाला पार्ट थोड़ा-सा ऊँचा रहता है और उसके अंदर फिर मिट्टी के अब आपको जैसे मैंने कल बता भी दी थी स्किन प्रॉब्लम के लिए मैंने दिखाया भी था आप लोगों को, तो उसमें आपने कुछ मिट्टी को लेना है। मिट्टी में आप मैंने जैसे कल बताया था कि अगर आपको बम्बीस की मिट्टी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, सबसे बेस्ट है। अगर नहीं मिलती है तो जो भी मिट्टी आपको आपके आस-पास मिलती है उसको पहले हम अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे, जो मैंने कल पूरा टेक्निक्स आपको बताई थी, कि मिट्टी को हमें कैसे तैयार करना है। क्योंकि देखो आजकल जैसा मौसम है, आजकल के मौसम में मिट्टी प्रॉपर तरीके से मिलना और दूसरा उसको सुखा करके लेना बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि कंटिन्यूअसली बारिश चलती रहती है और इस समय पे ही उसमें जर्म्स भी रहते हैं ज़्यादा। तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो, पता चला उससे आपने गलत तरीके से यूज़ कर दिया है, उसको सफाई ढंग से नहीं यूज़ कर रखी है या सुखाया ढंग से नहीं है, उस तरह की चीज़ें आपके पास नहीं है और आपने उसको यूज़ किया तो वो बढ़ा भी सकता है प्रॉब्लम को। तो इसलिए उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और इस समय के लिए आपको पहले स्टोर कर लेना चाहिए। जैसे जो भी लोग करते हैं, तो उनको सबको पता होता है कि बारिशें होती हैं, इस तरह की चीज़ें चलती हैं, लगातार चलती हैं, सूरज निकलता नहीं है। तो उस समय के लिए हमें पहले से ही स्टोरेज अपने पास रखने चाहिए। तो उसको हमें यूज़ करना है। तो उसके लिए फिर क्या होता है कि जैसे जो हमने छान के, सुखा करके जो मिट्टी तैयार करके रखी है, तो आपने उसको कुछ घोल बनाने हैं। घोल बना करके थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा रखेंगे उसको और उसको घोल बना करके आप उसमें डालेंगे। उस गड्ढे में पूरा डाल देंगे। कई जगह पे उसमें गाय के गोबर और कुछ नीम पाउडर, नीम की पत्तियाँ, इस तरह की चीज़ें भी यूज़ होती हैं। जितनी भी नेचुरल चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। कई कुछ हल्दी वाला पार्ट भी हम इसमें यूज़ करते हैं। तो उस तरह के मिक्सचर्स होते हैं बॉडी में इफ़ेक्ट को देखते हुए कि कैसी प्रॉब्लम है और उसको पूरा एक घोल टाइप का बना दिया जाता है और फिर उसके अंदर पेशेंट को लिटाया जाता है और कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 45 मिनट्स, 40 मिनट से ऊपर के लगभग वो उसके अंदर ही रहते हैं, मिट्टी के अंदर। और जब वो मिट्टी के अंदर रह करके फिर उसके बाद बाहर निकल करके फिर हल्का-सा उनको रब कर सकते हो बॉडी को, फिर उसके बाद थोड़ा-सा धूप में बैठ जाएँ तो बहुत अच्छा है और उसके बाद पानी से उसको साफ कर लेना चाहिए। तो ये एक पंख स्नान की टेक्निक होती है। तो सारे ट्रीटमेंट जितने भी आपने देखे, टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपके पास कोई पेशेंट आया और पेशेंट को आपने एक गोली पकड़ाई और बस हो गया। उसने उसको खा लिया, अपना चला गया। इसमें एक पेशेंट को ही देखने में आपको कम से कम 1-2 घंटे का टाइम लगता है। पूरा प्रोसेस जब आप दोगे जब 1 घंटा तो इसी में लग रहा है। जिस दिन भी आप इस ट्रीटमेंट को दोगे उस दिन आप और कुछ और नहीं कर सकते उनके साथ में। ये पूरा प्रोसेस में 1 घंटा लग जाता है। तो ये इस तरह से कल पट्टियों के साथ बाद में फुल बॉडी मड पैक लगा म देते हैं और पंख स्नान देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मड थेरेपी में प्रयोग होती हैं। किसी ने इसमें पूछा है कि ज़मीन से 3 फीट की नीचे की मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल इसीलिए ये देखो इसका रीज़न क्या है? पहले हमें पता होना चाहिए रीज़न क्यों बोला जाता है। 3 फीट बहुत ज़्यादा गहरा होता है। आप 1 डेढ़ फीट, 2 फीट तक भी ले सकते हो। पर ये चीज़ हमें देखनी पड़ती है कि हम ऐसा इसमें क्यों बोला गया है कि आपको ये वाली मिट्टी लेनी है। आप जंगल से उठा कर के लेकर आ जाओ,
जहाँ पे जंगल में डमी वो ये बमीज़ बनी रहती है, तो आपको दो गड्ढा खोदने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऊपर की लेयर को हटाओ, नीचे से ले लो, जहाँ पे मिट्टी ले सकते हो। ये इसलिए बोला जाता है कि जहाँ पे जैसे जहाँ पे अब खेती हो रही है, जहाँ पे खेतों में से या इस तरह की चीज़ों में से आप ले रहे हो मिट्टी को या फिर जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ से मिट्टी को उठा रहे हो, तो उसमें आजकल आपने देखा ही है कि हम बहुत सारे केमिकल्स को यूज़ करते हैं। बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करने लगे हम लोग खेती में भी। तो उसकी वजह से जो हमारी मिट्टी की पावर है, मिट्टी की जो क्षमता है, वो धीरे-धीरे करके खत्म हो रही है। वो आप नॉर्मल किसानों से पूछ लीजिए, वो भी आपको बता देंगे कि पहले जिस खेत में इतना अनाज होता था, आज उस खेत में अनाज ही नहीं होता। कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं कि ऊपर की लेयर ही उसकी खराब हो चुकी है। तो उसको अगर हम यूज़ करते हैं, तो वो चिकित्सा के लिए सही नहीं है। क्योंकि जिसमें भी हमने केमिकल का प्रयोग किया हुआ है मिट्टी में, उसकी जो ऊपर वाली सतह है, वो सतह से प्राण तत्व खत्म होने लगता है, कम होने लगता है। उसमें आपको प्रॉपर वो चीज़ नहीं मिलेगी, जो हमें ट्रीटमेंट के लिए जो मिनरल्स चाहिए, जो भी उसमें रासायनिक तत्व होते हैं, वो नहीं मिलते हैं। इसीलिए इसमें कहा गया है कि ऊपर वाली परत जो है, जहाँ तक भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं केमिकल को, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं, इसलिए हमें नीचे से लेना चाहिए। ऊपर वाला पोर्शन जैसे खेत है, हम सोचते हैं हमारे तो बहुत सारे खेत हैं, हम कहीं पे से भी उठा कर के ले आएँगे। लेकिन ऊपर वाली सतह से नहीं, आप थोड़ा-सा उसको ऊपर वाली मिट्टी को हटाएँगे, इसीलिए बोला गया कि 1 डेढ़ फीट आप हटा दीजिए पहले, जहाँ तक उसकी असर हो गया है, वहाँ तक फिर वो आपको असर नहीं करेगा। इसलिए कहा जाता है। तो जो आपका जो क्वेश्चन था, वो इसीलिए का है कि आपको इस ये कहा जाता है कि अगर हम ऐसी जगह से उठा रहे हैं, तो आपको लेना पड़ेगा और अगर आप कहीं जंगल से, पहाड़ों से, कहीं से ले रहे हैं, तो फिर ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे किस तरह का कोई केमिकल यूज़ नहीं हुआ है। फिर तो आप वहाँ से कहीं से भी उठा कर के ला सकते हैं और उसको सुखा करके तैयार कर सकते हैं। जैसे ये दीमक वाली मड है, इसको खोदने की ज़रूरत ही नहीं, वो ऑलरेडी नीचे से ऊपर आई है। तो इसीलिए मैंने पहले ही बताया था कि हम उस मिट्टी को यूज़ करते हैं। मेरे क्लिनिक में हम पूरी तरह से उसी को ही यूज़ करते हैं, ये दीमक वाली मड को। जंगलों से मंगाई जाती है और उसको ही प्रयोग करते हैं। जो मैंने आपको कल दिखाई थी, वो पूरी वही वाली मिट्टी है, ठीक है? तो ये मिट्टी चिकित्सा का मेन पार्ट होता है। इसके बाद अब हम अगला बात अगर हम चलते हैं फास्टिंग में, उपवास चिकित्सा की बात अगर हम करते हैं और आकाश तत्व मैंने उस दिन पहले ही दिन बताया था कि उपवास जो चिकित्सा है वो आकाश तत्व के लिए की जाती है। डाइट खासकर आहार चिकित्सा और उपवास चिकित्सा। तो उपवास की जब हम बात करते हैं तो उपवास है क्या पहले? क्योंकि उपवास को सिर्फ़ हम खाने से जोड़ देते हैं। सिर्फ़ एक ही पार्ट हम लेकर के चलते हैं, जिसमें कहा जाता है कि हम खाना नहीं खाएँगे, अनाज नहीं खाएँगे, तो उसी को हम उपवास मानेंगे। सबसे पहले तो हमें इसको समझना है, उपवास को हम देखते कैसे? क्योंकि जब हम चिकित्सा के रूप में उसको ले रहे हैं फ़ास्ट को, तो वो फिर अलग कंडीशन हो जाती है। आपके नॉर्मल व्रत उपवास अलग है, जो धार्मिक अनुष्ठान की हम बात करते हैं, कि धार्मिक अनुष्ठान के रूप में हम जो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, वो अलग चीज़ है। और ट्रीटमेंट के लिए नेचुरोपैथी के जो ट्रीटमेंट्स के तौर पे जब फास्टिंग करते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। खाने का एक पार्ट होता है इसमें कि खाने से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं कि हमें उपवास में क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, वो अलग चीज़ है। लेकिन पूरी तरह से उसको खाने से जोड़ देना ये सही नहीं होता है। तो सबसे पहली बात उपवास का अर्थ है ही क्या? ये समझना है। उप प्लस वास, उप का मतलब होता है समीप, निकट, पास में, ये इसका अर्थ होता है और वास का मतलब होता है निवास करना। तो उपवास का मतलब क्या हुआ? खाना की कहीं बात ही नहीं आई है देखो इसमें। जो उपवास शब्द है इसमें कहीं पर भी खाने की कोई बात नहीं आई है। सिर्फ़ क्या कहा गया है, अपने समीप निवास करना। अब अपने समीप मतलब स्वास्थ्य जिसको कहा जाता है, स्व में स्थित होना ही स्वास्थ्य है। और जो स्व को समझेगा तभी जाकर के वो इसको समझेगा। तो इसमें यही चीज़ कही गई है कि मतलब होता है समीप। अब तो समीप कैसे जाओगे आप? अपने अपने समीप, अपने अंदर, अपने हमारे अंदर ही ईश्वर है। और उस ईश्वर की ही बात की जाती है, उसके समीप जाने की बात की जाती है। तो उसको जब हम बोल रहे हैं, तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं? तो उसमें सबसे पहले चीज़ होता है अंतर्मुखी बनना। जब तक हम बहिर्मुखी हैं, बाहर की तरफ ही देख रहे हैं, जैसे अभी आप योग निद्रा कर रहे थे, मैंने जॉइन किया था बीच में, तो आप लोग योग निद्रा कर रहे थे। तो योग निद्रा में आप लोगों को सब चीज़ें बताई होंगी कि हम कैसे बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं। अंदर की तरफ जाकर के फिर कैसे हमें वहाँ पे एकाग्र होना है। तो एकाग्र होकर के फिर हम किस-किस चीज़ों से कैसे संकल्पित होते हैं, कैसे उसको देखते हैं, तो वो एक पूरी प्रक्रिया है। तो ऐसे ही उपवास में भी है कि वो जो उपवास वाला जो पार्ट आता है कि हम किस तरह से अपने आप को तैयार करेंगे उपवास के लिए। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं
कुछ लोग कहते हैं कि हम सुबह नहीं खाते, हम शाम को नहीं खाते, या हम दिन में खाते हैं, या फिर हमने अनाज छोड़ा है, या हमने सिर्फ फल खाते हैं। तो वही सब चीजें, प्रक्रियाएं जो है, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप जा रहे हो, तो आप नेचुरोपैथी वाले फास्ट कर रहे हो। और अगर विदाउट रूल्स इसको फॉलो कर रहे हो, कुछ भी चीजें जो उसके रूल्स हैं, तो फिर वो इस कैटेगरी में नहीं आता, फिर वो नॉर्मल है। फिर वो तुम उसको कैसे भी कर रहे हो, वो अलग चीज हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना, हमने आज अष्टमी व्रत रखा, कल हमने नवरात्रि रखा, परसों हमने आजकल सोमवार के व्रत रख रहे हैं। लेकिन वो कैसा व्रत हम करते हैं, वो उसमें हमारे जो ये रूल्स है वो फॉलो नहीं होते नेचुरोपैथी के। उसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, वहां पे हम खाने को छोड़ रहे हैं, या फिर थोड़ा बहुत हम मानसिक जप वप की बात जो करते हैं, वो चीजें पूजा पाठ कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, वो चीजें हैं। लेकिन क्या चीज लेना है, क्या चीज नहीं लेना है, इसका हम डायरेक्शन उसमें नहीं देते हैं। तो इसलिए वो फास्टिंग अलग होती है। तो नेचुरोपैथी की फास्टिंग क्या है, अब आपको कैसे इसको समझना है। सबसे पहले तो ये आता है कि नेचुरोपैथी में ये देखना पड़ता है कि आप किसको फास्टिंग करवा सकते हैं और किसको फास्टिंग नहीं करवा सकते, पहली बात। दूसरी बात, फास्टिंग में भी आप इसमें जो उपवास है, वो कौन-सा उपवास से प्रारंभ करोगे, कौन से उपवास से फिर समाप्त करोगे। और दूसरी तीसरी बात ये आती है कि जब वो उपवास चल रहा है, तो उस दौरान जो उभाड़ आएँगे, जैसे हमने कहा था, इसका सिद्धांत आपने देखा था कि दबे रोग उभरते हैं, और उपवास के दौरान बहुत उभरते हैं, बहुत ज़्यादा। जो प्रॉपर तरीके से जब फास्टिंग होती है, तो उसमें बहुत जल्दी-जल्दी आते हैं, बहुत जल्दी उभार आते हैं। तो उनको भी देखना है, उन उभारों की भी चिकित्सा करनी है उनके साथ में। जो रोगी हैं, उन रोगी की उभारों की चिकित्सा के साथ-साथ उनके जो स्वास्थ्य हैं, उसपे कोई नेगेटिव असर नहीं होना चाहिए, उसको भी देखना है। तो उस तरह से ये फास्टिंग होती है। तो इसीलिए नेचुरोपैथी में जो फास्टिंग होती है, वो अधिकतर कोशिश ये की जाती है कि जो डॉक्टर है, उसके ही देख-रेख में हो। क्योंकि दिन भर में ऑब्जर्वेशन भी चलता है, कि जो ऑब्जर्वेशन मतलब कि आप दिन भर में अगर किसी को फास्टिंग इस तरह से करवा रहे हो, तो उसको दिन भर में आपको उसको पूरा चेक करना है, उसकी बॉडी को चेक करना है, उसके पल्स को चेक करना है, उसके बीपी को चेक करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें हमें अपने पास रिकॉर्ड उसका रखना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें ठीक से चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, क्योंकि हौच-पौच होगा अंदर। बहुत सारी चीज़ें तेज़ हो जाएँगी, फ़ास्ट हो जाएँगी काम करने के लिए, तो उन चीज़ों को भी हमें देखना है। तो इन सब चीज़ों को देखा जाता है कि कहीं पे कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, उसके साथ-साथ फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये है फास्टिंग का मेन रूल, जो नेचुरोपैथी में किया जाता है। अब उसमें प्रकार की बात आती है, कौन-सा फास्ट करें, कैसा फास्ट करें? तो नेचुरोपैथी में वैसे मेनली जो बात की जाती है, वो बात पूर्ण उपवास की ही की जाती है। उसके अलावा फिर और बहुत सारे टाइप्स आते हैं इसमें, आपने देखे होंगे 10-12 टाइप्स की बात की जाती है। अगर आपने प्राकृतिक आयुर्विज्ञान पढ़ी है, या उसके बारे में थोड़ा-सा देखोगे, राकेश जिंदल जी ने लिखी है, और भी बहुत सारी बुक्स अब तो आ गई हैं, उसमें अलग-अलग टाइप्स इसके दिए गए हैं। तो उसमें जैसे कहा जाता है, सबसे पहले अगर हम इसमें देखें, तो इसमें कहा जाता है एकोहारो उपवास। एक उपवास होता है एकोहारो उपवास। एकोहारो उपवास का मतलब होता है, जिसको आजकल मोनो डाइट के नाम से आप लोग जानते हैं, जिसमें एक ही प्रकार का आहार जो है, वो ग्रहण किया जाता है, उसको एकोहारो उपवास कहते हैं। तो एक और उपवास में ये है कि हम जब बॉडी में कई तरह की चीज़ों को एक साथ डालते हैं। अब देखो, उपवास की ज़रूरत कब पड़ रही है? उपवास की ज़रूरत सबसे मेन तब पड़ती है जब हमारा डाइजेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। रोग जब हैं, क्रॉनिक हमारे अंदर हो गए हैं, तो उस समय पे फास्ट बहुत जल्दी रिलीफ देता है, हमें काफ़ी मदद करता है, और बहुत सारे एक्यूट प्रॉब्लम में भी। कभी भी आपने देखा होगा कि जो हम कभी फीवर में जाते हैं, या इस तरह की एकदम से फीवर होता है, कुछ उल्टी होती है, या लूज मोशन होते हैं, या इस तरह की होती है, सबसे पहले भूख मर जाती है। नेचर अपने आप ही हमारे भूख को समाप्त कर देता है, कि उस समय पे वो फीलिंग उसकी कम हो जाती है, कि अभी हमें डाइट की, खाने की ज़रूरत नहीं है बॉडी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्लींजिंग प्रोसेस चल रहा है। और क्लींजिंग प्रोसेस के दौरान हमारी इस मशीन को हमें थोड़ा-सा स्टॉप करके रखना है, रोक के रखना है। ये प्रक्रिया नेचर अपने आप करती है। लेकिन अगर हम उस समय पे भी हम ध्यान नहीं देते हैं, और हम ज़बरदस्ती कुछ न कुछ खाते हैं, और ख़ासकर आप देखोगे कि उस दौरान हम गलत आहार ज़रूर करते हैं, क्योंकि नॉर्मल खाया नहीं जाता है। नॉर्मल इसकी इच्छा नहीं हो रही है, तो जब नॉर्मल की इच्छा नहीं हो रही है, तो फिर मन भटकता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर कुछ न कुछ खाते हैं। सब लोग घर में भी बोलते हैं हमें कि भई ये नहीं खा रहा है, तो उसको ये खिलाओ, इसे ये नहीं खा रहा है, तो ये खिलाओ, कुछ न कुछ तो खिलाओ, वीकनेस हो जाएगी। उससे और दिक्कत हो जाती है। उससे हमारा गलत आहार जब अंदर जाता है, तो वहाँ एक प्रक्रिया चल रही है डिटॉक्स की, उसके बाद फिर दूसरा चीज़ें हमने डाल दी हैं, अब उस पे भी उसको बॉडी को काम करना पड़ेगा, तो उसका वर्कलोड बढ़ जाता है। तो प्रॉब्लम ठीक होने के बजाय वो और लंबी खिंचती है फिर।
तो ये चीज़ें थोड़ी-सी चीज़ें हमें डिटेल में इसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो अब जैसे मैंने कहा एकवारोपवास तो ये एक पार्ट आता है। दूसरा उसमें जलोपवास की बात की जाती है, रसोपवास की बात की जाती है। जूसोपवास, रसोपवास मतलब कि जो हम लिक्विड डाइट में रहते हैं। फिर उसके बाद सिर्फ जूस उपवास की बात आती है कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ फल का जूस ही हम प्रयोग करने की बात करते हैं। फिर उसमें आता है साप्ताहिक उपवास आता है, लघु उपवास आता है, टूट उपवास आता है, कड़ा उपवास आता है और फिर लास्ट में पूर्ण उपवास आता है। ये कई तरह के इस तरह के उपवास के प्रकार हैं। ये डिटेलिंग आपको सारी बुक में मिल जाएगी। आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हो। लेकिन मेन है कि उसको जो उपवास हम कर रहे हैं, वो उपवास किस तरह का होना चाहिए। अगर आप मोनो डाइट भी कर रहे हैं या एक और उपवास कर रहे हैं, दुग्धोपवास कर रहे हैं, मठोपवास कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वही है कि हम उस उपवास में उस वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं जिसका नाम दिया जा रहा है। जैसे दूध दूध उपवास की बात करते हैं, दूध कल्प है, तो उसमें आप वही ले रहे हैं। या फिर आप मठोपवास की बात कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ आप मट्ठे का प्रयोग कर रहे हैं। आप जूसोपवास की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप सिर्फ फल का जूस ले रहे हो। और उसमें भी ये रहता है कि कौन से फल का जूस लोगे, किस फल का आपको यूज़ करना है। उसके अलावा आप जब बात करते हो कि हम ये लघु उपवास कर रहे हैं, तो वो कितने दिन का होगा? मिनिमम 3 डेज़ का लघु उपवास होगा। टूट उपवास होगा तो वो वीक का से लेकर के 10 दिन तक का होगा, लेकिन बीच-बीच में ब्रेक उसमें लेने पड़ेंगे। कड़ा उपवास होगा, कड़ाई से पालन करने वाला, उसमें कोई भी तरह की जो है रियायत बीच में नहीं होगी। वो कठोरता से पूर्ण उपवास का पालन जब हम करेंगे तो वो कड़ा उपवास होता है। पूर्ण उपवास जो होता है, आप देखो पूर्ण उपवास जिसको कहते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जल पर होता है, यही पूर्ण उपवास है। कि जिस फास्टिंग में हम किसी भी तरह का कोई भी कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन या फिर विटामिन्स या जो कोई भी चीज़ें हैं वो हम बॉडी में नहीं डाल रहे। सिर्फ़ और सिर्फ़ जल पर रहना, इसको पूर्ण उपवास कहते हैं और उसको ये बोला जाता है कि पूर्ण उपवास कम 24 घंटे से स्टार्ट होता है, कम से कम 24 घंटे। कम से कम 24 घंटे का पूर्ण उपवास हम करें और उसके बाद ये जो आगे बढ़ता है, तो इसको 24 घंटे से लेकर के 40 दिन तक का पूर्ण उपवास नेचुरोपैथी में करवाया जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जल पर रहना है और कुछ भी चीज़ नहीं होती। तो आप सोचोगे ये तो बहुत टफ है, ये कैसे हो सकता है? कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें। लेकिन आप जब पढ़ोगे डिटेल में या देखोगे कुछ लोगों ने इस पे काम भी किया है, लोगों ने किया भी है, करते भी हैं लोग। खुद मेरे पास एक पेशेंट आते हैं, पिछले लगभग 5 4-5 साल से वो आते हैं कंटीन्यूअसली बीच-बीच में और उनका मैंने देखा है कि वो उनकी एज 70 प्लस है और उन्होंने नेचुरोपैथी को इतना पढ़ा है, इतना सब चीज़ें करी हैं शुरू से ही जबकि आईएएस ऑफिसर्स रहे हैं उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो तब से वो पढ़ते थे, जानते थे, लेकिन तब से वो चीज़ों को करते रहते हैं और वो फास्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन उनको मैंने देखा कि वो वाक़ई में उनकी विल पावर इतनी ज़्यादा है कि जिस फास्टिंग में जाते हैं, उसको पूरा फ़ॉलो करते हैं और पूरा फ़ॉलो करने के बाद फिर हमारे पास आकर के बताते भी हैं कि हमने मैंने ये किया हुआ है, अब आप हमें बताओ, हमें इसके साथ में क्या-क्या करना है। तो ऐसा नहीं है कि कर नहीं पाते लोग, करते हैं, पर सब थोड़ा-सा ये रहता है कि एकदम से अगर हम बोलेंगे कि नहीं आपको 10 दिन तक रहना है, 40 दिन तक रहना है, तो ऐसा नहीं होता है। ये धीरे-धीरे करके प्रैक्टिस जब हम करते हैं कि पहले हम कुछ घंटे जैसे हमने बोला कि हमने कुछ घंटे के लिए छोड़ा, सुबह जैसे आजकल आप बहुत चल रहा है डीआईपी डाइट और ये कई तरह की डाइट्स के बारे में आपने सुना होगा। किसी ने क्वेश्चन किया है कि नेचुरोपैथी सेंटर्स में उपवास चिकित्सा करवाई जाती है, मुझे तो लगता नहीं कि करवाई जाती है और ना वो करवा सकते हैं क्योंकि जब तक पूरी तरह से कोई उस तरह की व्यवस्था वहाँ पे ना हो, क्योंकि अधिकतर सेंटर्स जो मैंने जितना मुझे नॉलेज है, कुछ ही सेंटर्स हैं जो कि प्रॉपर तरीके से या इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, करते हैं क्योंकि जहाँ पे पूरी व्यवस्था हो, जिसमें डॉक्टर्स की टीम हो, जिसमें स्टाफ की टीम हो, उनके पास पूरे इक्विपमेंट्स हों, पूरी सब चीज़ें हों, बेड्स हों, ये सब चीज़ें हैं। आप पेशेंट को अपने पास एडमिट कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल में होता है, तभी आप कर सकते हो। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपके पास अगर कोई आया और आपने उसको बोला आपने ये फास्टिंग करनी है, वो जाके घर में कर रहा है। उसको कुछ भी हो सकता है। अगर घर पे रात में, दिन उस समय पे कहीं पे भी कोई उभाड़ अगर आया, तो उसको नहीं मालूम है उसमें क्या करना है। इसलिए ऐसे नहीं कर सकते। तो इसके लिए अगर करना है, अगर कोई नॉर्मल करना चाहता है, तो उसमें सिंपल होता है कि जो छोटे-छोटे फास्टिंग है, उनसे शुरू करना चाहिए। क्योंकि जब तक कोई डॉक्टर्स नहीं है, टीम नहीं है, तब तक आप पूर्ण फास्टिंग में पेशेंट को नहीं डाल सकते। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी छोटे सेंटर्स वाले अपने सेंटर्स में फास्टिंग करवाते होंगे, क्योंकि ये बहुत टफ प्रक्रिया है। नॉर्मल इसको इतना ज़्यादा आसान नहीं मानना चाहिए।
तो ये चीज़ें उसके अकॉर्डिंग चलेंगी। तो जैसे मैंने अभी बताया क्योंकि इसको तोड़ने फास्टिंग को करवाना एक सरल होता है, लेकिन फास्टिंग को तोड़ना ये टफ है। जब उसको उसका पूर्णाहुति होती है, उसको खत्म करना है, तो उसकी स्थिति अलग होती है। उस समय पे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो वो बहुत अलग रूल होते हैं। तो इन चीज़ों को हमें देख कर के चलना पड़ता है। तो जैसे अभी मैं आपको बता रही थी कि हमने जब फास्टिंग अगर नॉर्मल भी करना है, तो देखो पहले सबसे पहले फास्टिंग तो कब शुरू होनी चाहिए? जब आपकी भूख बंद हो। ये नेचर अपने आप ही जब कभी प्रॉब्लम होती है और प्रॉब्लम होने के बाद भूख बंद हो जाए कि अभी भूख नहीं लग रही है, तो उस समय पे खाया हुआ जो अन्न होता है वो ज़हर बनता है। क्योंकि हमारी बॉडी उस समय पे दूसरे काम पे लगी हुई है और हम ज़बरदस्ती उसको अगर देंगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो हमें उस समय पे चाहे कुछ घंटे के लिए ही करें या 1 दिन के लिए करें, हमें उस समय पे जो भी फूड हम इनटेक कर रहे हैं उसको रोकना चाहिए। आप देखोगे सर्दी में जब हमें सर्दी, खाँसी, जुकाम होता है, जब हमें बुखार होता है, लूज़ मोशन होते हैं, वॉमिटिंग होते हैं, इसमें सबसे पहले फ़ास्ट करना चाहिए। सबसे पहले, कोई भी दवा खाने से पहले, कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले सिर्फ़ आप फ़ास्टिंग करके देखोगे, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। उसमें केवल रेस्ट चाहिए होता है बॉडी को क्योंकि बॉडी अपना काम करे, प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। शरीर अपना काम अपने आप कर रहा होता है। आप उस समय पे जिसके अंदर वाइटल फ़ोर्स है, जिसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता है, जिसके अंदर पावर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है वो और बहुत छोटा बच्चा नहीं है, 20 की एज में सब हैं, तो वो अपना काम शरीर कर रहा होता है। बस हमें क्या करना है, उसको हेल्प करना है। तो उस समय पे हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जितना मात्रा में हो सके जल ग्रहण करना चाहिए। जल ग्रहण करने के साथ-साथ डिटॉक्स होता रहेगा और फटाफट जल्दी से वो चीज़ें बाहर निकल जाएँगी। जितनी जल्दी टॉक्सिक बाहर निकलेगा, उतनी जल्दी आप ठीक हो जाओगे। और जितना हम उसको सप्रेस करेंगे दवाइयों के माध्यम से और सब चीज़ों के माध्यम से, तो वो उस समय के लिए तो आपको लगेगा कि हम ठीक हो गए। ये सिंपल है कि उस समय लगता है कि हम ठीक हैं, हमारी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो गई है और हम ठीक हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको जब फिर से वो वाला पोर्शन आएगा, अब क्या हो गया कि वो सप्रेस हो गया। जैसे सिंपल एक उदाहरण बताऊँ मैं आपको कि एक पर्सन है उसको बार-बार जुकाम हो जाता है, सर्दी-खाँसी होती है। जैसे मौसम चेंज होता है, उसको सर्दी-खाँसी हो जाती है, ठीक है? जुकाम हो जाता है, छींकें आती हैं, जो भी चीज़ है। लेकिन हम उसको देखते ही नहीं साथ सही ढंग से कि ये क्यों हो रहा है और उसको चीज़ को उस समय पे अवॉइड करते रहते हैं और अगर ज़्यादा ही होगा, तो हम क्या खाएँगे? हम दवाइयाँ खा लेंगे। हम डॉक्टर के पास जाएँगे, डॉक्टर कहेगा 3 दिन की दवाई लो, 3 दिन की दवा खा कर के या 5 दिन की दवा लो, दवा खा कर के हमें लगता है हम ठीक हो गए। लेकिन हम ठीक नहीं हुए। हमारी बॉडी में टॉक्सिक्स इकट्ठा हो रहा था और वो होता ही है। अब देखो जैसे जैसे जो आप ये देखते हो कि 6-6 महीने का जो अंतराल है, जिस समय पे ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं हमारी बाहर इन जो सृष्टि में, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं। जब हम इसको एक तरह से मान रहे हैं कि बाहर की प्रकृति, अंदर की प्रकृति एक जैसी है, तो जो बाहर चेंज होंगे वो अंदर भी होंगे। और जब अंदर चेंज हो रहे हैं, तो हम उसको अलग तरह से कैसे देख सकते हैं? तो जब अंदर चेंज हो रहे हैं, तो उसको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। बाहर की क्लींजिंग हो रही है, इस समय देखो इतना ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, जितनी भी गंदगी जहाँ-जहाँ थी, वो सब बह रही है, निकल रही है। तो अब यहाँ पे ऐसी स्थितियाँ बॉडी के अंदर भी होती हैं। तो जुकाम अगर आ रहा है, तो वो क्या है? बॉडी के अंदर कफ बढ़ रहा है, उसका डिसबैलेंस हो रहा है। अब बॉडी उसको वहाँ से बाहर निकालेगी और बाकी जगह से भी सारी चीज़ें जो है उसको बाहर निकालने का प्रयास करेगी। तो आप ये देखोगे उस समय पे जकड़न होती है बॉडी में, बहुत जकड़न लगती है बॉडी में पेन होने लगता है, अनईज़ीनेस लगती है, छींकें आती रहती हैं, कफ बनता रहता है। तो ये क्या है? जकड़न तभी आती है जब जाके अंदर जॉइंट्स में जगह-जगह पे टॉक्सिस इकट्ठा होने लगता है। उस समय पे अगर जब हम स्टीम लेते हैं तो उसको बाहर निकाल देंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हम उस समय पे जब जो काम चल रहा है हमारा डाइजेशन के साथ में और हम उस समय पे फास्ट कर लें, उस समय पे हम लिक्विड डाइट पे चले जाएँ, तो आप करके देखना कि आपका सर्दी, खाँसी, जुकाम जो कि 10 दिन तक चलता था, वो 3 दिन में, 4 दिन में ही खत्म हो जाए। आपने सुना भी होगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे, पुराने लोग जो थे, वो कहते थे कि जुकाम में कभी भी 3 दिन से पहले कोई दवा नहीं खानी। अगर आप लोग कुछ पुराने लोग बैठे होंगे यहाँ पे या अपने घरों में सुना होगा आप लोगों ने, तो हमेशा बोला जाता था। क्यों बोलते थे वो ऐसे? कि 3 दिन तक कोई दवाई नहीं खानी। क्योंकि उसका टाइम ही वही है, वो रहेगा। वो 2 दिन, 3 दिन तक रह कर के बॉडी से निकल जाएगा। और पुराने लोग को ये सब कुछ पता था और उसको फ़ॉलो भी करते थे। वो धूप में बैठ जाते थे जाकर के। वो वो पहले जो हम आज बोल रहे हैं कि फुटबाथ लेना है, कंबल ओढ़ना है, ये करना है, मेरे खुद दादाजी मुझे हमें बताते थे कि जब बचपन में हम लोग को तबीयत खराब होती थी, कुछ होता था, फ़ीवर होता था, तो हम लोग वो कहते थे कि जितना आप तुम लोग इस प्रॉब्लम को सहेजोगे या जितना जो भी चीज़ को बोलोगे कि हाँ, मुझे ये हो रखा है, मुझे ये हो रखा है, उतना वो आपके साथ में बहुत दिन तक रहेगा। अगर आप उसको बोलोगे कि हाँ, आप अपने काम को मत छोड़ो, आप अपने काम पे लगे रहो क्योंकि वो खेत में जाते थे और वो कहते थे फीवर जिस दिन होता है उस दिन 2 फावड़े ज़्यादा चलाओ।
पसीना निकलेगा, वो भाग जाएगा और जब आप जाकर के बिस्तर पे लेटोगे तो वो 2 दिन तक और रहेगा आपके साथ क्योंकि अब आप आराम दे रहे हो उसको। वो उस तरह से समझाते थे लेकिन आज हमें समझ में आता है कि वो क्या बोलते थे। कि हमने जब उस समय पे प्रॉपर अपना बॉडी से पसीना निकाला, वो कहते थे जाके धूप में लेट जाओ, एक कंबल ओढ़ो और धूप में लेट जाओ, अभी उतर जाएगा। हम कहते थे कि ये पहले ही गर्मी लग रही है, इतना बुखार इस तरह की हो रही है, आप धूप में बैठने के लिए बोल रहे हो। तो वो चीज़ उस समय पे समझ में नहीं आती थी, आज समझ में आती है। तो ऐसे पहले भी सब चीज़ें यूज़ करते थे। तो ये होता है फास्टिंग का। अब इसमें दूसरा एक चीज़ आती है कि जब हम अगर फास्टिंग कर रहे हैं, तो उस फास्टिंग को पहले करना और फास्टिंग के दौरान उसकी पूरी देखभाल करना कि जिस समय पे फास्टिंग हो रही है, तो चाहे हम अपने आप ही कर रहे हैं, तो खुद का भी ध्यान रखना कि अगर हमें कोई सिम्पटम्स लग रहे हैं, तो उसको कैसे हमने उसको डील करना है और ये तभी होगा जब हम प्रॉपर इसके बारे में जानकारी रखते होंगे। इसलिए मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ कि हम क्योंकि कई बार ऐसा होता ही है, मैंने कल भी बताया था आपको कि हम सुन लेते हैं, कहीं पे लेक्चर सुन लिया, कहीं पे नेट पे देख लिया, कहीं पे किसी से देख लिया, कहीं किसी से सुन लिया, उसको हम करने लगते हैं, कोई भी चीज़ को। लेकिन तब तक ना करें जब तक कि आपके पास कोई उसको देखने वाला जैसे भी योग निद्रा है या कोई भी योग का पार्ट होता है, तो जब तक कोई गुरु बताने वाला नहीं है, हमें कोई भी प्रक्रिया अपने आप से नहीं करनी चाहिए या फिर उसके बारे में पूरी जानकारी पहले ले लो। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि अगर कोई एक्शन कर रहे हो, उसका रिएक्शन क्या-क्या हो सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। कोई भी क्रिया अगर हो रही है, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या-क्या हो सकती है। हमें क्रिया तो पता चल गई, लेकिन उसकी प्रतिक्रियाएँ हमें पता ही नहीं है। तो फिर हम उसको सँभालेंगे कैसे? कहीं पे भी कुछ भी होगा तो, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। ठीक है? तो ये वाला पार्ट आता है। तो इस तरह से हम फास्टिंग कर सकते हैं। तो अब आप बोलोगे हमें कौन-सी फास्टिंग करनी चाहिए? तो मैं तो ये सजेशन करती हूँ कि हमें सबसे पहले कम से कम हम 1 टाइम की फास्टिंग से स्टार्ट करें, कि हम 3 बार खाते हैं, तो जो जो लोग बिल्कुल नहीं रुक सकते, तो वो हम क्या करते हैं, 1 बार का जैसे हमने नाश्ता छोड़ा या दोपहर का खाना छोड़ा या फिर रात का खाना और इसमें ऐज के अकॉर्डिंग हमें देखना चाहिए। जो कम ऐज के हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहिए, उनको आपको हर समय पे थोड़ा-थोड़ा लेना चाहिए। लेकिन आफ्टर 40 जब आप 40 इयर्स अबव हो, तो हमें रात का खाना छोड़ना चाहिए। इस पे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। जो जितनी जल्दी इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं, उनके लिए आगे के लिए अच्छा रहेगा। रात का या फिर हल्का, अगर हम रात को कभी भी रात को फिर हमें हैवी फूड नहीं खाना चाहिए। वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं कि ये इस प्रैक्टिस से ले सकते हैं कि रात को हमने लिक्विड डाइट लिया, हमने सलाद लिया, हमने सूप लिया या इस तरह की चीज़ें ली। लेकिन होता क्या है हमारे भारत में ज़्यादातर घरों में सबसे ज़्यादा हैवी फूड हम रात को ही खाते हैं। क्योंकि दिन भर बाहर रहते हैं, अधिकतर यही चीज़ें हो जाती हैं, तो रात को सबसे ज़्यादा हैवी फूड हो जाता है और फिर वो प्रॉब्लम हमारी जो है धीरे-धीरे करके बढ़ती है। हमें सबसे ज़्यादा जो अच्छा फूड लेना चाहिए वो दोपहर में लेना चाहिए, 1 से 2 बजे के बीच में। क्योंकि ये चीज़ें क्यों बोली जाती हैं, ये है हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैविक घड़ी जिसको बोलते हैं, जिसके अनुसार हमारा पूरा बॉडी चलता है। उसके अकॉर्डिंग हम अगर चलते हैं, तो हमारा डाइजेशन सही रहता है और डाइजेशन सही रहता है तो बाकी सारे सिस्टम प्रॉपर सही रहते हैं। तो उसमें बताया जाता है कि उसमें दिया गया है पूरी तरह से आयुर्वेद भी अगर आप पढ़ोगे उसमें भी दिया गया है कि किस समय पे वात बढ़ा रहता है, किस समय पे पित्त बढ़ा रहता है, किस समय पे कफ बढ़ा रहता है और किस समय पे हमारी कौन-सी दिनचर्या होनी चाहिए। स्वस्थ वृत्त विज्ञान जो है वो पूरी तरह से इसके बारे में ही है कि हमारा दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। दिन भर में हमें कब जगना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना कैसा खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो दिनचर्या वाला जो पार्ट है उसको आप देख सकते हो और उसमें आपने देखना है कि हम किस समय पे खाएँ और कितना खाएँ, ये फास्टिंग का रूल होता है। ये सबसे मेन हो पार्ट है और ये रूल 1 दिन के लिए नहीं होता, ये आपका रूटीन में आना चाहिए और रूटीन में रहना चाहिए। तब जाकर के वो असर डालता है। ऐसा नहीं कि हमने 2 दिन किया, तीसरे दिन से फिर हम अपने पुराने वाले रूटीन पे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा होगा? इसलिए रूटीन एक बना हुआ होना चाहिए। ये तो हो गया सिर्फ़ भोजन के बारे में। अब वहाँ पे भी आपने मिताहार भी पढ़ा हुआ है। क्या खाएँ, क्या ना खाएँ, ये भी पता होना चाहिए। हम किस तरह की चीज़ों को हम यूज़ करेंगे, किसको नहीं करेंगे। तीसरी बात जो इसमें आती है, वो अब आता है फास्टिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट कि जिस समय पे हम फास्ट कर रहे हैं या फास्टिंग के दौरान हम हैं, तो उसमें स्वाध्याय सबसे ज़रूरी है कि आप सदचिंतन ज़रूर करें, ये चीज़ उसमें जुड़नी चाहिए। स्वाध्याय ज़रूर होना चाहिए, स्वाध्याय में भी जो अच्छे ग्रंथ हैं, उनका पालन होना उनका पालन करें क्योंकि इसमें मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तब तक ये पूरा डाइजेशन वाला जो प्रक्रिया है, सही नहीं रहेगी।
क्योंकि अगर आपने नहीं भी खाया है और आप स्ट्रेस में हैं, आपने बोला मैं तो फास्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो स्ट्रेस में है, तो वो और भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, एसिडिटी हो जाएगी। यही होता है लोगों को, बहुत सारे लोगों को होता है कि वो कहते हैं हम फास्ट करते हैं तो हमसे होता नहीं है। फास्ट तुरंत के तुरंत हमें एसिडिटी होने लगती है और एसिडिटी होके जलन होने लगती है, तो हमें तुरंत कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। तो इसका रीज़न जो हम बॉडी में देख रहे हैं, उससे ज़्यादा ब्रेन में होता है। मन में मानसिक रूप से ये होता है क्योंकि जो सीक्रेशंस हो रहे हैं, वो सीक्रेशंस में हमारे जो हार्मोन्स हैं, उसमें गड़बड़ हो जाता है। तो इसके लिए ये भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी इसलिए क्योंकि वरना अल्सर हो जाएगा। आप पेट को खाली रखे हुए हो, अगर हम बोल रहे हैं 40 दिन तक खाली रखे हुए हैं और मन को उसका शांत किया नहीं है, मानसिक रूप से वो स्वस्थ शांत नहीं है, तो फिर इस तरह के हार्मोन्स निकलते रहेंगे, वो डैमेज करते रहेंगे। और उसको जलाने के लिए वहाँ पे कुछ है नहीं। खाना जब नॉर्मल खाया रहता है तो चलो थोड़ा बहुत उसमें लग जाएगा, लेकिन वहाँ पे तो वो खाली है। अब खाली है सिर्फ पानी के साथ में है तो वो डैमेज करेगा। तो इसीलिए इसमें सबसे मेन चीज़ है कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ मतलब शांत रहना बहुत ज़रूरी है और शांत रहने के लिए कुछ प्रक्रियाएँ करनी पड़ती हैं, कि आपको मानसिक जप करना है, आपको स्वाध्याय करना है, आपको ध्यान करना है, आपको इस तरह की चीज़ें करनी है, ये उपवास के दौरान है। और जब हम ये सब चीज़ करेंगे तो अपने आप ही हो जाता है। अपने आप ही आप अंतर्मुखी बनेंगे और अंतर्मुखी जब बनेंगे तो स्व के साथ अपना परिचय होगा और अपने नज़दीक जाएँगे, ये है उपवास। कि तब आप अपने आप को समझ सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं और इसी को कहा गया है कि अब उसके बाद आप ईश्वर के समीप अब ईश्वर कहाँ है? बाहर नहीं है, अंदर है। तो ईश्वर के समीप आप जाते हैं, इसी को उपवास कहा जाता है। इसीलिए इसमें जोड़ करके तब उपवास की बात आती है। सिर्फ़ इतना खाना छोड़ना या खाना नहीं खाना ये उपवास नहीं होता। क्योंकि नॉर्मल अगर आप लोग देखोगे हम लोग जो उपवास करते हैं घरों में, तो जब सभी घरों में होता है आप लोग उसको देखते ही हैं कि हमने आज जैसे जैसे आजकल सावन है, सावन का उपवास रखा, आज हमारा सोमवार का व्रत है। अब व्रत कैसे शुरू होता है? सुबह उठेंगे, सुबह उठ कर के पहले चाय पिएँगे। चाय पीने के बाद फिर उसके बाद थोड़ा-सा पूजा-पाठ अगर की तो ठीक है, जल-वल चढ़ा कर के सीधे आए, उसके बाद फिर हम कुछ फ्रूट्स खा लेंगे। फिर दिन में फिर से हम चाय पी लेंगे, फिर हम कुछ जूस पी लेंगे, फिर हम कुछ तल के खा लेंगे और हमारा फास्ट है। और रात को फिर प्रॉपर तरीके से अच्छे से खाना बनेगा और उसमें सारा ऑयली फूड बनेगा। पूरियाँ तली जाएँगी, तल के खाना बनाया जाएगा, सब चीज़ें होगा और फिर हम उसको खाएँगे। तो आप ये देखो ये तो नॉर्मल डेज़ से भी और खराब हो गया। जो आप नॉर्मल डेज़ में थे, उन नॉर्मल डेज़ से भी और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक आपका आज का दिन हो गया। और हमारे अधिकतर जितने भी फास्ट हम करते हैं, वो जितने भी हम ये व्रत अनुष्ठान वगैरह करते हैं, उनमें आप देखोगे यही होता है और नेक्स्ट डे अधिकतर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। उनको ये प्रॉब्लम रहती है, किसी को गैस की प्रॉब्लम, किसी को कब्ज़ की प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम वो होती है फिर। और अगर 2-3 दिन का प्रोग्राम हो गया, तो फिर तो और ही ज़्यादा। नवरात्रि में भी लोग गलतियाँ करते हैं। जो नवरात्रि 9 दिन की होती है, वो नवरात्रि क्यों होती है? नवरात्रि भी वही है, 6-6 महीने में आती है। पूरी प्रकृति चेंज होती है उस समय पे। क्यों आप कभी देखना उसमें, उसको धार्मिक रूप से ना देख करके, उसको उसका साइंटिफिक वे देखना और उसको उससे रिलेट करके देखना कि नेचर ने, प्रकृति ने, हमारे शास्त्रों में हमारे जो ऋषि-मुनि हैं, उन्होंने क्यों उसको रखा हुआ है और उसके अंदर क्यों रखा गया कि 9 दिन तक आपको शक्ति की पूजा करनी है और शक्ति के उस आचरण को ग्रहण करना है, उस तरह से रहना है। उस आपका जीवन का जो चक्र है, वो पूरी दिनचर्या इस टाइप की होनी चाहिए। क्योंकि वो 6 महीने क वो 9 दिन का जो टाइम पीरियड होता है, वो अगले 6 महीने के लिए आपकी पूरी बॉडी को रिफ़ॉर्म करता है। और वो रिफ़ॉर्म करने के बाद आप पूरे अगले 6 महीने ठीक रहते हो। अगर आप प्रॉपर तरीके से उन 9 दिन में उसको फ़ॉलो कर लो तो, जिस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन हम उस तरह का ज्ञान रखते नहीं हैं। हम सिर्फ़ क्या करते हैं, उसको धार्मिक धर्म से जोड़ कर के सिर्फ़ उस वहीं तक उसको ले लेते हैं। लेकिन वो मेन है स्वास्थ्य के लिए। कि हमारा स्वास्थ्य किस तरह से होगा, नई ऊर्जा को कैसे हम ग्रहण करेंगे, नई एनर्जी को कैसे हम लें और जो पुराना जो टॉक्सिक्स है उसको कैसे बॉडी से बाहर निकालें, उसके लिए होता है। तो मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से, ये तीनों चीज़ों से के लिए होता है। इस तरह से ये चीज़ें होती हैं उपवास में। अब आता है उपवास को, जैसे मैंने बोला पूर्ण उपवास की बात हम कर रहे हैं कि अगर हमने पूर्ण उपवास किया हुआ है और पूर्ण उपवास का मतलब है सिर्फ़ जल पे हैं, चाहे 24 घंटे के लिए हैं 3 दिन के लिए हैं, 7 दिन के लिए हैं या 40 दिन के लिए। तो जब 40 दिन के लिए हम होते हैं तो उसको तोड़ने के रूल्स होते हैं। तोड़ने का रूल क्या होता है? तोड़ने का रूल होता है कि जब हम फास्ट के बाद अब धीरे-धीरे करके और ये कब पता चलेगा हमें कि हमें अब ये उपवास को तोड़ना पड़ेगा। ये उपवास को यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि एक बारीक लाइन होती है उपवास और भूखमरी में।
अब आपको देखो दोनों जगह पे ही इस तरह की चीजें होती हैं। एक क्वेश्चन भी आता है आप लोगों के पास नेचुरोपैथी में, मेन क्वेश्चन होता है ये कि उपवास और भूखमरी में अंतर बताइए। तो भूखमरी क्या है और उपवास क्या है, इसको समझना आपको जरूरी है। फिर आप वहीं पे ही डेडलाइन आप निकाल पाएंगे कि अब इसके बाद इनका फास्ट कंटिन्यू नहीं हो सकता, क्योंकि जहां पे उपवास समाप्त होता है वहां से भूखमरी स्टार्ट होती है। और उपवास जो है वो नए जीवन की तरफ लेके जाता है, जबकि भूखमरी मृत्यु की तरफ लेके जाती है। बॉडी जब शरीर जो है वो शरीर को ही जब खाने लगता है, जब उसको नहीं मिलता है तो वो शरीर को ही खाने लगता है। और उपवास के दौरान क्या होता है कि वो वहां से जो एक्स्ट्रा टॉक्सिक्स है वो उसको खा के वहां से हटा करके निकालता रहता है। ये अंतर है दोनों चीजों में। तो हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि अब ये कंडीशंस आ गई। कई लोग बोलते हैं ना हम वीक हो जाते हैं, कमजोर हो गए, इसमें इस तरह की चीजें हो गई, तो वो भी तो एक बॉर्डर लाइन है, उसको भी तो समझना पड़ेगा कि अब कितने दिन का उपवास है और उसके बाद उसको कैसे तोड़ना है। अब ये नहीं कि भूखमरी में तो क्या है, देखो भूखमरी वाली कंडीशन में किसी को कुछ भी दोगे वो तुरंत तुरंत खा लेंगे, उनको उस तरह की चीजें होंगी। लेकिन उपवास में ऐसा नहीं है, आपको एकदम से मिलेगा ही, दिया ही नहीं जाएगा। वहां पे आपको जब शुरू जिस तरह से उपवास आपने तोड़ना है तो उसमें 1 दिन से लेकर के कम से कम 10 दिन तक का टाइम पीरियड होता है उपवास को तोड़ने का। फर्स्ट डे क्या करना है, सेकंड डे क्या करना है, थर्ड डे क्या करना है, फोर्थ डे क्या करना है, फिफ्थ डे क्या करना है, सिक्स डे में जाकर के तब 5-6 के बाद आपको जो नॉर्मल फूड है वो खाने को दिया जाता है। एकदम से ऐसा नहीं कि आज आपका उपवास टूट रहा है तो आप कल से डाइट पे आ जाओगे, ऐसा नहीं चलता। क्योंकि हमारा सिस्टम स्लो हो चुका होता है, एकदम स्लो, क्योंकि आराम पे है, उतने दिन से हमने आराम दे रखा है उसको, वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, मिक्सी चल ही नहीं रही है बॉडी में। तो उसको एकदम से अगर हम डालेंगे कोई भी चीज को तो उसको स्पीड पकड़ने में टाइम लगता है। तो हम इसलिए उसको ज्यादा बोझ नहीं दे सकते। तो धीरे धीरे करके उसको जागृत करना पड़ता है। समान प्राण जो हमारा वहां पे है, जठराग्नि जो हमारी है, उस जठराग्नि को धीरे धीरे करके करने के लिए, रिक्रिएट करने के लिए हमें धीरे धीरे करके फिर उसको करना पड़ता है। तो पहले जैसे पानी पानी पे थे, फिर जूसेस पे आएंगे, जूसेस से फिर धीरे धीरे करके फिर सॉलिड फूड पे, फ्रूट पे आएंगे, फिर फ्रूट्स पे आने के बाद फिर धीरे धीरे करके थोड़ा सैलेड बढ़ाएंगे उसके साथ में, तब जा करके फिर थोड़ा सा नमक और सब्जियां यूज करेंगे। अनाज तब तक भी नहीं आता, 3-4 दिन तक तो अनाज कहीं आता ही नहीं। ये पूरा प्रोसेस है उसका। और उसके बाद फिर जा करके तब जा करके हम धीरे धीरे करके फिर उसमें कॉम्बिनेशन रखेंगे। अब ये वाला मतलब कॉम्बिनेशन मतलब कि आप उसमें थोड़ा सब्जी रखा, थोड़ा सलाद रखा, थोड़ा सूप रखा, या फिर एक आध आप जब चपाती स्टार्ट करेंगे तो ऐसे करके फूड बढ़ता है। ऐसे नहीं कि हमने एक ही दिन में बस उसको अगले दिन से खाना शुरू करवा दिया, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। कि वहां पे जो इतना आप ट्रीटमेंट के लिए जिस प्रॉब्लम के लिए आप कर रहे थे, वो प्रॉब्लम तो ठीक हुआ नहीं, लेकिन क्या होगा, आगे आपके डाइजेशन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है वो और हो जाएंगी। तो इसलिए फास्टिंग में ये रूल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।